हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह जो है प्रीवियस ईयर या फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी इस वीडियो में है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यह जो है सेट नंबर 3 है साइंस का। अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 2 को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त की बात करें तो यह इसमें जो है टोटल 18 तत्व हैं। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग की बात करें तो यह जो है हाइलोजन कहलाता है। हाइलोजन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो यूरेनियम जो है वो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन से धातु जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा जो है ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहीं अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ये ब्रोमीन होगी। लेकिन धातु की बात कर रहा है यहाँ, तो धातु जो है वो पारा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त की बात करें तो इसमें जो है टोटल 32 तत्व होते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में जो है 18, पाँचवें में 18 और छठे में जो है वो 32 तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। अगला है कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह को जो है वो शून्य समूह कहा जाता है। तो 18वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम धातु की बात करें इसे जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो केरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जो भी वीडियो में क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चाकू के काटी जाने वाली कौन सी धातु है। चाकू से काटी जाने वाली धातु की बात करें तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु जो है वो चाकू से काटी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो उपर्युक्त में से तीनों हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन जो एक अधातु है और इसमें जो है धातुई चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किस तत्व के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आवर्त सारणी के क्लोरीन में जो है सबसे उच्चतम बंधुता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह की बात करें, इसका जो है सामान्य गुणधर्म वो क्षारीय और अम्लीय दोनों है। तो क्षारीय और अम्लीय दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या की बात करें तो टोटल उस समय जो है 56 तत्व ज्ञात किए गए थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की बात करें तो इसे जो है आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कतारों की बात करें तो इसे जो है वो वर्ग कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर को वर्ग और क्षैतिज कतार को जो है आवर्त कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड्स के समय 56 थी और मेंडलीफ के समय की बात करें तो यह जो है टोटल 63 तत्व उस समय ज्ञात थी। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस जो कि हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। अक्रिय गैस हीलियम की बात करें तो यह जो है एस ब्लॉक के तत्व है। टोटल जो है 4 ब्लॉक है ASDF, जिसमें से हीलियम जो कि अक्रिय गैस है और यह जो है एस ब्लॉक में सदस्य है, एस ब्लॉक के सदस्य हैं।
अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। हीलियम को छोड़कर की बात करें तो हीलियम को छोड़कर जो है सभी अक्रिय गैस जो कि यस ब्लॉक के तत्व हैं, तो यस ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जब हम दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु के आकार में जो है वो घटती है, तो परमाणु का आकार घटेगी, तो इसका राइट आंसर घटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन आता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, तो बढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय गैसों की संख्या की बात करें तो टोटल जो है 6 अक्रिय गैस होते हैं, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता की बात करें तो इसकी जो है संयोजकता वो 0 होती है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। आर्गन की बात करें तो आर्गन एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो यह जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा की बात करें तो यह जो है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, तो धातुओं से अधातुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। किसी भी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यह जो है समान होती है। अगला प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन की बात करें तो क्लोरीन जो है एक ऐसी हाइड्रोजन है जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ठोस अवस्था में पाए जाने वाली हाइड्रोजन कौन सा है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोजन की बात करें तो यह जो है आयोडीन है, आयोडीन जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और यह जो है एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, यह जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्गन की खोज किसने की। आर्गन की खोज की बात करें तो रैमजे जो है वो आर्गन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो कि जेनॉन है, तो जेनॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर रोग के इलाज के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है, तो रेडॉन जो एक अक्रिय गैस है इसका उपयोग जो है रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। आर्गन की द्रव्यमान की बात करें तो आर्गन का जो द्रव्यमान है वो 40 होता है, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा की बात करें तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर जो है सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीलियम में जो है टोटल 2। अगला प्रश्न है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। भारत की स्पेस एजेंसी की नाम की बात करें तो इसका नाम जो है वो इसरो है। इसरो जो एक ऐसी एजेंसी है जो कि भारत की स्पेस एक्स के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो की मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं।
कौन से व्यक्ति जो कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं? के सिवान जो हैं भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले महिला की बात करें तो यह जो है रितु करीधर को जाना जाता है। वहीं पुरुष में के सिवान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? अंतरिक्ष का पितामह की बात करें तो ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। अंतरिक्ष का पितामह जो कि विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि भारत निर्मित सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत निर्मित सबसे पहले उपग्रह कृत्रिम उपग्रह के नाम की बात करें तो आर्यभट्ट जो है वो भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को जो है वो लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल मिशन जो कि मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मंगल मिशन की बात करें इसमें मॉम की तो यह जो है वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? स्पेस एक्स की बात करें तो यह जो एक प्राइवेट एजेंसी है और यह जो है अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है और इसके जो है फाउंडर वो जो है फाउंडर के नाम जो कि एलन मस्क है। अगला बात करें हम लोग इसरो की तो इसरो का जो पूर्ण रूप है यानी पूर्ण नाम इसरो का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश की बात करें तो यह जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आर्यभट्ट उपग्रह के समय इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष जो कि जी सतीश रेड्डी थे। तो जी सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी उस समय जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सतीश धवन थे। तो सतीश धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह की बात करें तो यह जो है एडुसैट है। तो एडुसैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? भारत का पहला संचार उपग्रह जो कि भारत का पहला संचार उपग्रह यह जो है वो एप्पल है। तो एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम जो कि कल्पना चावला है। तो कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर जो कि लाइका, और लाइका जो है एक कुतिया थी। तो लाइका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का समय की बात करें तो यह जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 2 मिशन लैंडर का नाम की बात करें तो लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था। तो विक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? चंद्रयान 2 मिशन रोवर के नाम की बात करें तो रोवर का नाम जो था वो प्रज्ञान था। रोवर का नाम प्रज्ञान, वहीं लैंडर का नाम जो कि विक्रम था। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर की बात करें तो यह जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो यूरी गांगरी
यूरी गांगरिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला एशियाई कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहले एशियाई की बात करें तो फाम तुआनपे जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई थे। अगला प्रश्न है कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है। PSLV का पूर्ण रूप की बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV का पूर्ण रूप की बात करें तो इसका जो पूर्ण नाम जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान जो है मंगलयान जो कि PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 की बात करें तो यह जो है PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। PSLV C-11 से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और मंगलयान जो कि PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। इसरो के आदर्श वाक्य की बात करें तो इसरो का जो है आदर्श वाक्य वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका जो है वो आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। भारत के मिसाइल मैन की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम जी को जो है वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन हैं। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को जो है कब लॉन्च किया गया था तो यह जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। तो 14 नवंबर 2008 इस समय जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करें तो यह जो है EOS-3 जो कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो EOS-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम की बात करें तो इसका जो नाम है वो कोलंबिया है। कोलंबिया जो कि प्रथम अंतरिक्ष शटल है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो कि स्पुतनिक फर्स्ट है। स्पुतनिक 1 जो कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पाया जाने वाला अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो कि राकेश शर्मा जी हैं। तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का तस्वीर छापी है। आरबीआई के द्वारा यह जो है 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर को छापा गया है। तो 2 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल की बात करें तो सबसे बड़ा फूल जो है रेफलेशिया है। रेफलेशिया जो कि सबसे बड़ा फूल है। तो रेफलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है।
हवा में ध्वनि की वेग की बात करें तो हवा में जो है ध्वनि का वेग वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल की पीएच मान की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का पीला रंग जो है यह जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण ही कांच का रंग जो है वो पीला होता है। तो फेरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मा के लेंस की बात करें तो इसमें जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो क्रूक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फायदम बराबर होता है। एक फायदम की बात करें इसके बराबर जो है 6 फीट होते हैं। 6 फीट के बराबर एक फायदम होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो समान होते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें तो यह जो है -40 डिग्री तापमान पर जो है दोनों समान होते हैं। अगला है कि लीची का खाने योग्य भाग है। लीची के खाने योग्य भाग की बात करें तो लीची का खाने भाग योग्य जो कि एरिल है। एरिल जो है वो लीची के खाने भाग योग्य है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल है। सबसे छोटा फूल की बात करें तो सबसे छोटा फूल जो है वो वोल्फिया है और सबसे बड़ा जो कि रेफलेसिया है। तो वोल्फिया जो कि सबसे छोटा फूल है, वोल्फिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला शरीर का अंग जो कि प्लीहा है। प्लीहा जो कि मलेरिया रोग में प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका की बात करें तो यह जो है टीबी रोग को रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर की बात करें तो यह जो है 746 वाट होता है। 746 वाट जो कि एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण की बात करें तो यह जो है बॉक्साइट से किया जाता है। तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव धातु कौन सा है। द्रव धातु की बात करें तो द्रव धातु जो है वो पारा है। पारा जो कि एक द्रव धातु है। वहीं अधातु द्रव की बात करें तो यह जो है ब्रोमीन होगा, लेकिन यहाँ पे द्रव धातु की बात करा तो धातु जो है वो पारा होगा। अगला प्रश्न है कि द्रव अधातु कौन सा है। द्रव अधातु की बात करें तो यह जो है ब्रोमीन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन की बात करें तो यह जो है 105 डाइन के बराबर होता है। तो 105 डाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। मलेरिया रोग के प्रमुख कारक की बात करें तो इसका जो प्रमुख कारक वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया रोग होते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। तो 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का आविष्कारक किसने किया था। विटामिन डी के आविष्कारक की बात करें तो हॉपकिंस जो है वो विटामिन डी के आविष्कारक है। तो हॉपकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। हल्दी में पीला रंग के कारण की बात करें तो हल्दी में जो पीला रंग है वो कुकुरुमीन के कारण होता है। कुकुरुमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैसों में गैस का उदाहरण है, यानी गैसों में गैस का क्या उदाहरण है। गैसों में गैस का उदाहरण की बात करें तो वायु जो है वो गैसों में गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो डायनेमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो रेशम उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए यह जो है ईसीजी के द्वारा ही हृदय में विकार का पता लगाया जाता है। तो ईसीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग के संबंध की बात करें तो यह जो है धान से संबंधित है। खैरा रोग जो कि धान में होता है, तो खैरा रोग जो कि धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केल्विन स्केल पर कैमरे का समान ताप होता है। केल्विन स्केल पर कमरे की समान तापमान की बात करें तो 300 डिग्री केल्विन जो कि समान तापमान होता है एक कमरे की, तो 300 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में बात करें तो दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि जो है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो कि एक अदिश राशि है। वहीं वेग, बल और त्वरण की बात करें तो यह जो है सदिश है। यहाँ अदिश पूछा है तो अदिश जो है विद्युत धारा है। विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है। टेटनस रोग की बात करें तो टेटनस रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं साधारण बातचीत में तीव्रता डेसिबल की बात करें तो साधारणतः बातचीत में डेसिबल जो कि 30 से 40 डेसिबल की तीव्रता होनी चाहिए, तो 30 से 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान की बात करें तो समुद्र जल का पीएच मान जो है वो 8.4 होता है, तो 8.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो कि तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो कि पोलियो से प्रभावित होती है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। गेहूं में खाने योग्य भाग जो कि भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। बैटरी में किए जाने वाले शीशा संचालक की बात करें तो यह जो है कौन सा अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि शीशा संचालक बैटरी में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। पारा का निम्नतम हिमांक की बात करें यह जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। 373 केल्विन पर जो है वो जल का उबलना होता है, तो जल उबलता है 373 केल्विन। अगला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं केल्विन में 373 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का जो है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, वहीं कम की बात करें तो कम जो है वो बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में जो है वो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो कि लाल रंग में होती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे के प्रश्न को देखेंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अभी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और कम से कम एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इससे पहले जो है आपने 1-2 को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। सेट नंबर 1-2 को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है सेट नंबर 1 और 2 को भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।